मेरा नाम बिट्टू है। राजसमंद में हमारी एक छोटी सी दुकान है। ये बात उस रात की है जब मैं और मेरे ताऊजी देर रात अपनी दुकान में बैठे थे। घनी बारिश होने लगी ताऊ, ठंडी बढ़ सी गई। क्या करूं, दुकान बंद करूं के? दुकान तो तन्ने 1 घंटे पहले ही बंद कर देनी थी। अरे मारने लग गयो कि कोई ना कोई आ ही जाएगो। अरे बावड़े, भूल गए के यो राजसमंद से यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी से रत्नागढ़, जहाँ से रातों रात जाने कितने लोग गायब हो गए। कोई ना आवेगा, बढ़ा ले दुकान। मैं और ताऊ बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया और दुकान के अंदर आकर खड़ा हो गया। वो देखने में कोई शहरी लग रहा था और पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। ये हो गया भैया, कहाँ भागे चले आ रहे हो? वो गाड़ी वो मेरी गाड़ी। ये हुआ थारी गाड़ी ने? वो बंद पड़ गई है। अरे तो मैकेनिक के पास ले जा, इसमें हम क्या करें? आसपास कुछ नहीं था, ये पहली दुकान है जो खुली मिली है मुझे। भैया इतनी रात को तो दुकान मुश्किल से ही खुली मिलेगी, वो भी राजसमंद में। सुबह ढूंढ लेना मैकेनिक। सुबह तक तो काफी देर हो जाएगी। आप लोगों में से किसी को गाड़ी ठीक करनी आती है? ना भाई, हमें तो ना आवे, और इतनी रात को और कोई मिलेगा भी नहीं, तो बेहतर होगा रात रुक जाओ, कल सवेरे निकल जाना। अरे यार, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ और बेटी भी है साथ में। हाँ तो उन्होंने भी यहाँ ले आओ। अरे वो काफी दूर है, इतनी बारिश में 4-5 किलोमीटर तक चलवा कर लाओ क्या उन्हें? 4-5 किलोमीटर क्या मतलब? अरे मेरी गाड़ी 4-5 किलोमीटर दूर ही बंद पड़ी है। तो 4-5 किलोमीटर तो भाग के आया है? हाँ। अरे बावड़े, गाड़ी कटे खड़ी की है तन्ने? पता नहीं, मुझे जगह का नहीं पता। याद करके बता, यो बात जरूरी है। अरे मुझे सही में नहीं पता, आसपास बहुत अंधेरा था। कट्टे जा रहे थे तुम लोग? हम हरियाणा जा रहे थे, मुझे अर्जेंट वहाँ पहुँचना था तो रात को ही निकल गए। हरियाणा का रास्ता तो उल्टे साइड से है, इधर कहाँ आ गए तुम? अरे मुझे रास्ते में एक शॉर्टकट दिखा तो मैंने वो ले लिया। कैसा शॉर्टकट? वो तो नहीं पता। याद करके बता। देखो मुझे नहीं पता वो कौन सा शॉर्टकट था, बस वो रास्ता रत्नागढ़ होके निकलता था। रत्नागढ़? हाँ। अरे बावड़े, तू रत्नागढ़ में अपनी बीवी बच्चों को छोड़ाया? ओ हेलो, मैं कोई जान के उन्हें वहां पर नहीं छोड़ा। अब गाड़ी बंद पड़ गई तो मैं क्या करूं? आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? ताऊ क्या करें, ये तो रत्नागढ़ छोड़ाया अपनी बीवी बच्चों को। करना क्या है, जानता से ना रत्नागढ़ में क्या हुआ है? पता तो है ताऊ, पर रे छोरे, तन्ने रत्नागढ़ में जाने की क्या जरूरत थी? और कया भी तो लुगाई और बच्चों को उठे ही छोड़ आया। अरे आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। मैकेनिक वहाँ आसपास नहीं मिला तो मैं क्या करूं? भैया वो जगह अच्छी ना है, लोग वहाँ से गायब हो जावे हैं। गायब हो जाते हैं? क्या मतलब गायब हो जाते हैं? देख, इस बारे में मरने भी ज्यादा कुछ पता ना है, बस मैं इतना जानू कि इस शहर का कोई भी आदमी शाम के बाद रत्नागढ़ की ओर ना जावे। अरे पर क्यों? आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ वजह है इसलिए। अरे यार, एक तो आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हो, ऊपर से अजीब सी कहानियां सुनाकर मुझे डरा रहे हो। लिसन, माय फोन इज डेड। आप लोग अपना फोन दे दो, मैं पुलिस की हेल्प ले लेता हूँ। अरे रात को तो पुलिस भी ना जाएगी वहाँ भैया। अरे ये क्या बात हुई? तो अब मैं क्या करूँ? उन्हें वहीं छोड़ दूँ? रहने दो, नहीं चाहिए आपकी मदद, मैं खुद ही कर लूंगा। छोरे, यो फालतू में चौधरी मत बन, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिट्टू, हाँ ताऊ। जीप लिकाड़। पर ताऊ अभी? लिकाड़ ना, जो होगी देखी जाएगी। उसके बाद मैं जीप निकालने चला गया और ताऊ जी ने ड्रॉवर से अपने काम का सामान निकाल लिया। ये इसकी क्या जरूरत है? रात का वक्त है, क्या पता कब काम पड़ जाए। अब चल। तो उसके बाद हम लोग जीप में बैठकर निकल पड़े। हम कुछ ही दूर आगे आए थे कि ताऊ ने गाड़ी रुकवा दी। हमारे सामने 2 रास्ते जा रहे थे, तो ताऊ ने उस आदमी से बोला, अरे छोरे, थारी गाड़ी इसी रास्ते में फंसी थी ना? अरे मैं इतने अंधेरे में कैसे बताऊं? आसपास कुछ है भी नहीं जिससे रास्ता पहचानूं। पर हाँ, वहाँ एक बोर्ड जरूर लगा था, वहीं से मुझे रत्नागढ़ का नाम पता चला था। अरे बावड़े, नीचे झुकेगा तभी तो बोर्ड दिखेगा। ओ हाँ, यही है। मेरी गाड़ी इसी रोड में कुछ दूर आगे मिल जाएगी। आगे जाने से पहले कुछ बातें हैं जिनका तने हर हाल में ध्यान रखना होगा। बातें? कैसी बातें? यो इलाका सुरक्षित ना है, इस इलाके में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए कोशिश करना
कि कोई लापरवाही ना हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होएगा। ये भी सुन, गाड़ी के पास पहुंचने पे अगर तन्ने अंदर बच्ची और बीवी न मिले तो हम उनको ढूंढने ना जावेंगे, वहां से तुरंत निकल जावेंगे और सुबह होते ही सबसे पहले पुलिस को खबर करेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? इतनी बारिश में वो लोग कहाँ जाएंगे? रे भाया, ताऊ ने बात पूरी करने दे, बीच में ना बोल। दूसरी बात, अगर थारे लुगाई और बच्ची तुझे गाड़ी के अंदर बैठे हुए मिले तो जब तक सुबह ना हो जावे तू उनसे बात ना करेगा, चाहे वो कुछ भी बोले, तू उनसे कुछ नहीं बोलेगा। चिंता मत कर, हम तेरी गाड़ी खींच के अपने साथ ले आएंगे, पर सुबह होने तक तू उनसे बात ना करेगा। ये क्या बेवकूफी है? अरे तुम लोग पागल हो क्या? ये मजाक की बात ना है भाया। रत्नागढ़ में ऐसे हादसे हमेशा होते आए हैं, जो इस बात को साबित करता है कि वहाँ ऐसी शक्तियों का डेरा है जो इंसानों का शिकार करती हैं। क्या मतलब? रत्नागढ़ में पिशाच का वास है भाया, जो इंसानी खून के प्यासे हैं। What? You mean vampires? हाँ, इसलिए ताऊ की कही बात मत भूलना, वरना अंजाम इतना भयानक होगा कि पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। गाड़ी चला बिट्टू, कहीं देर ना हो जावे। हाँ ताऊ। उसके बाद हम लोग उस रत्नागढ़ वाले रोड की ओर आगे बढ़ गए और कुछ ही देर में हम लोग उस गाड़ी के पास भी पहुंच गए। ये गाड़ी? हाँ। तो हम लोग गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए और वो आदमी अपनी बच्ची और बीवी को देखने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी ताऊ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ताऊ? उसने देख लेने दे, तू आगे मत जा। उसके बाद हम दोनों वहीं खड़े होकर उसे देखने लगे। तभी गुड़िया, प्रीति, कहाँ गए ये लोग? गुड़िया! मुझे और ताऊ को समझ आ गया था कि क्या हुआ है, इसीलिए हम दोनों ने वहां से जल्द निकलना ही ठीक समझा। पर तभी गुड़िया! हाँ? अरे ये ओके करने लग गया ये। प्रीति! गुड़िया! यो पागल कहाँ जा रहा है? ओ भाया, ओ भाया, अरे यहाँ वहाँ मत जा, वापस चल जल्दी। गुड़िया! पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और सामने की चट्टान पर चढ़कर अपने परिवार वालों को आवाज लगाने लगा। गुड़िया! प्रीति! गुड़िया! ताऊ, क्या करें अब? छोरे ने अकेले नहीं छोड़ सकते, वरना तू अच्छे से जानता है कि होगा इसके साथ। चल उसके पास ही रहते हैं ताकि उसे समझा बुझा के वापस ले जा सकें। हाँ। उसके बाद मैं और ताऊ उसी चट्टान के पास चले गए जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ था, पर वहां पहुंचते ही वो मानो गायब सा हो गया। ताऊ, ये छोरा कट्टे चला गया, ये साले के चक्कर में कहीं हम ना फंस जाएं। ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर ही खड़ा होगा। तो चट्टान पर चढ़कर जब हम उसे देखने लगे तो वो हमें चट्टान की दूसरी ओर वाली सड़क पर दिखा। गुड़िया! ये छोरा मने मार डालेगा, ये बात क्यों ना सुने हमारी? गुड़िया! ए छोरे, तने बात समझ में आ रही के? हाँ? बोला था तने ढूंढने न जाने को। अब चल यहाँ से, जो इलाका ठीक ना से, बात समझ में आ रही? अरे जल्दी वापस आजा, वरना हम निकल रहे हैं। सनी? हाँ? सनी? प्रीति? सनी? ताऊ, ये यो तो छोरे पीछे आ जा, अभी के अभी वापस लौट। छोरे वापस आ जा, सुन रहा है ना तू? बिट्टू, जल्दी निकले यहाँ से अभी। तो भागते दौड़ते हम किसी तरह अपनी जीप तक पहुंचे। तभी चट्टान के उस पार से हमें एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। बिट्टू गाड़ी में बैठ, फौरन निकलना होगा यहाँ से। मैं ड्राइवर सीट पर बैठने ही जा रहा था कि तभी अंकल, हाँ? अंकल मुझे भी ले चलो। बेटा, अब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ बेटा, पर आप यहाँ कैसे आ गए? अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। उसकी बातों से मैं समझ गया कि वो उसी आदमी की बेटी थी, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर तभी बोला ना गाड़ी में बैठ,
यो रत्नागढ़ से पिशाचों का किला। यहाँ बहकावे में आया तो सुबह का सूरज ना देख पावेगा। चढ़िब। ताऊ की बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी। उस रात अगर वो नहीं होते तो मेरा भी वही हश्र होता जो उस आदमी का हुआ था। उस रात हम लोग तो वहां से लौट आए, पर रत्नागढ़ में मौत का तांडव आज भी जारी है। मैं विजय, पेशे से एक बिजली वाला हूं। उस रात मैं और मेरी पत्नी सोए ही थे कि तभी एक जोर की आवाज हुई और बिजली चली गई। तो मैंने सोचा जाकर देख आता हूं कि आखिर दिक्कत क्या हुई है। तभी मेरी पत्नी कविता बोली, अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ, बिजली गई है तो मुझे ही देखना होगा ना। हाँ, पर अभी जाने की क्या जरूरत है? सुबह भी तो जा सकते हो ना। क्यों? अभी जाने में क्या दिक्कत है? ट्रांसफॉर्मर बूढ़े पेड़ के पास है, पता है ना? हाँ तो आपने बूढ़े पेड़ के बारे में नहीं सुना क्या? रात को कोई नहीं जाता है वहाँ। वो इलाका ठीक नहीं है। अरे थोड़ा सा काम है बस। बात थोड़े से काम की नहीं है। रात के वक्त वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। भूल गए 1 साल पहले उन 2 लोगों का क्या हुआ था? किस हालत में मिले थे दोनों? बेचारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका खून निकाल लिया हो। मेरी बात मानो, सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। पर अभी 10 ही बजे हैं। 1 घंटे के अंदर तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? गांव के लोग पागल थोड़े ही हैं जो उस जगह से डरते हैं। कभी देखा है किसी को वहां जाते हुए? शाम होने के बाद तो उस रास्ते से कोई गुजरता भी नहीं, और तुम्हें ट्रांसफॉर्मर ठीक करने जाना है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं जाकर एक बार देख आता हूँ। अगर लंबा काम हुआ तो मैं खुद लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अगर आप 1 घंटे में नहीं लौटे ना तो मैं वहां आ जाऊंगी, याद रखना। आ जाऊंगा। अब चलता हूँ। तो मैं बूढ़े पेड़ वाले ट्रांसफार्मर के पास जाकर उस पर काम करने लगा। काम करते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब तक मैं 4 बार फ्यूज बदल चुका था, पर हर बार फ्यूज लगाते ही एक बड़ा स्पार्क होता और फ्यूज जल जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैं फिर से उस फ्यूज को बनाने में लग गया। मेरा सारा काम का सामान नीचे रखा हुआ था, तो हर बार मुझे नीचे उतरकर अपनी ज़रूरत का सामान उठाना पड़ता था और फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और इसका अंदाज़ा मुझे आसपास के सन्नाटे से लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी पास वाले बरगद के पेड़ से ढेर सारे पत्तों के हिलने की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं सहम के उस पेड़ की ओर देख रहा था, क्योंकि मेरे मन में अब भी मेरी पत्नी की कही हुई बातें चल रही थीं, जिस वजह से मेरे अंदर थोड़ा डर बैठ चुका था। पर फिर मैंने अपना ध्यान भटकाया और फ्यूज़ बनाने लगा। मैंने मन बना लिया था कि इस बार फ्यूज़ नहीं लगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैंने फ्यूज़ दोबारा लगाया और कुछ देर इंतज़ार किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा काम हो गया है। तभी एक स्पार्क हुआ और वो फ्यूज़ दोबारा जल गया। मैं अब चिढ़ने लगा था। अरे यार, क्या हो रहा है? मैंने सोचा अब ये काम कल ही पूरा करना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ियों से नीचे ही उतरने वाला था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आती हुई सुनाई पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि वो मेरी पत्नी ही है, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो तुमसे इंतज़ार नहीं किया गया ना? मैंने सोचा था देरी हो रही है तो इस ट्रांसफार्मर को कल ठीक कर दूंगा, पर अब तुम आ ही गई हो तो नीचे थैले से तार पकड़ा दो। पता नहीं इस फ्यूज़ को क्या हुआ है, 5 बार ठीक कर चुका हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ खराबी आ जा रही है। हाँ, अरे ये वाली तार नहीं, वो तांबे वाली दे दो। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा, पर कविता ने मुझे तार नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा, अरे क्या करने लगी, तार तो दे दो, फिर कहोगे देरी हो रही है। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर से बोला, कविता। जब इस बार भी उसकी आवाज़ नहीं आई तो मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। नीचे ज़मीन पर देखा तो मेरा टूल बॉक्स भी गायब था। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मैंने सोचा कविता मुझे बिना बताए कहाँ चली गई, वो भी मेरा टूल बॉक्स लेकर। तभी मुझे कदमों की कुछ आहट सुनाई पड़ी। वो आवाज़ उस बूढ़े पेड़ के पास वाले घर से आ रही थी। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। पर फिर जब मैंने गौर से उधर देखा तो उस घर में कुछ रोशनी दिखी। मैंने सोचा भला ये कैसे हो सकता है।
कुछ देर पहले तो वहां कोई रोशनी नहीं थी, फिर अब कैसे? फिर मुझे लगा कहीं वो कदमों की आवाज कविता की तो नहीं थी, तो मैं सीढ़ियों से उतर गया और कविता को बुलाने लगा। कविता, कविता। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा घर के पास जाकर देखता हूँ। कविता, तुम अंदर हो क्या? कविता। जब कविता का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मैंने सोचा भला ऐसी क्या बात हो गई कि कविता मेरा जवाब भी नहीं दे रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो कह भी रही थी कि ये इलाका ठीक नहीं है, कहीं किसी बदमाश लुटेरे ने तो। मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि मुझे घर के अंदर से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आई। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। मैं समझ गया कि कविता अंदर ही है और किसी मुसीबत में है, तो मैं फौरन उस घर के अंदर घुस गया। पर अंदर कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूरे कमरे को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये घर अरसों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले लग चुके थे और दीवार पर काई जम चुकी थी। जमीन से तो घास और जंगली पौधे भी उगने लगे थे। मुझे अब ज्यादा डर लगने लगा था। तभी सामने वाले कमरे में एक रोशनी दिखी। मुझे वो बात अजीब लगी क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वहां पर कोई रोशनी नहीं थी। तो मैं उस कमरे के दरवाजे के पास चला गया। उस कमरे की हालत और भी बुरी थी। ऊपर से बदबू इतनी ज्यादा थी कि जान निकल जाए। पर फिर मेरी नजर कमरे की बाईं ओर गई क्योंकि रोशनी वहीं से आ रही थी। पर उस वक्त जो मैंने देखा, उस नजारे को देखकर मेरा खून जम गया। मैंने देखा अंदर कमरे में एक खटिया है जिस पर कोई आदमी लेटा हुआ है। उसके एक हाथ में जगह जगह पर सुई घुसी हुई थी जिससे धीरे धीरे उसका खून निकल रहा था। वो सारा खून एक सलाइन की बोतल में इकट्ठा हो रहा था और एक एक बूंद करके एक पतीले में गिर रहा था। उस पतीले के नीचे आग भी जल रही थी, मानो कुछ पक रहा हो। ये सब देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मेरी नजर पतीले के बाईं ओर गई और वहां मुझे वो दिखी, एक बूढ़ी औरत जो बड़े खुशी से उस खून को पकते हुए देख रही थी। उस औरत को देखते ही मेरी जान निकल गई। मुझे कविता की सारी बातें याद आने लगी और मैं खुद को कोसने लगा कि ना जाने क्यों मैं आज रात ट्रांसफार्मर ठीक करने आया। मेरी धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं किसी भी पल गिर सकता था। अब मुझे सबसे पहले उस घर से निकलना था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पलट कर देखा तो वो वही औरत थी। उसने मुझे कुछ देर तक देखा और अजीब से हंसते हुए अपनी छड़ी से सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। जब मैंने दोबारा उस कमरे की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस खटिया पर जो आदमी लेटा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। डर के मारे मेरी आवाज तक निकलनी बंद हो गई। मैं बस उस खटिया पर खुद को देखे जा रहा था। तभी मुझे उस बुढ़िया की हंसी सुनाई दी। उसकी खून जमा देने वाली हंसी सुनकर मुझे समझ आ चुका था कि अब मेरी जान बचनी मुश्किल है। मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा पतीले में खून की बूंदें और तेजी से गिरना शुरू हो गई। मेरा सर धीरे धीरे घूमने लगा था। मुझे अब समझ में आने लगा था कि वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो खून मेरा ही था जो रिस रिस कर उस पतीले में इकट्ठा हो रहा था। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने खुद को मरता हुआ देख रहा था। तभी मेरी नजर खटिया के नीचे पड़े मेरे टूल बॉक्स पर गई। मैं समझ गया कि कविता कभी वहां आई ही नहीं थी। वो कदमों की आवाज उसी बुढ़िया की थी। टूल बॉक्स के ठीक बगल में कुछ जले हुए फ्यूज रखे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं बहुत बड़े छलावे का शिकार हो चुका हूं और अब मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके बाद मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरी आंखें अगली सुबह खुली। मैं अपने घर में था। तभी मुझे रात की सारी बातें याद आ गईं और मैं डर के मारे उठकर बैठ गया तो देखा कि कविता मेरे पास में ही बैठी है। मुझे जगह देखकर उसने कहा, हाँ, आप ठीक तो हो ना? कविता, मैं यहाँ कैसे? और वो बुढ़िया कहाँ है? बुढ़िया? कौन सी बुढ़िया? वही जो बूढ़े पेड़ के पास वाले घर में थी। कहाँ है वो? कहीं कोई नहीं है। तो तुम घर पर हो? मैं यहाँ कैसे आया? मैं लेकर आई। तुम? हाँ, कल रात तुम्हें देर हुई तो मैं बूढ़े पेड़ के पास गई थी, पर तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। तभी मुझे उस टूटे घर से तुम्हारी चीख सुनाई दी।
अंदर गई तो देखा तुम एक पुराने से खटिए पर लेटे हुए थे और तुम्हारा टूल बॉक्स भी वहीं पड़ा था। मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की पर तुम आंख ही नहीं खोल रहे थे। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ था। तो तुम्हें वहां मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो सच था या बस मेरा कोई वहम। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे बच गया, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस रात जो भी कुछ मैंने महसूस किया वो मौत से कम नहीं था।